गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 1 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ जो है उसमें यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को बोला है कि 3-4 दिन के अंदर गाजा पीस प्लान जो उन्होंने प्रपोज किया है 20 पॉइंट, उसका जवाब दो। और प्लान में क्या क्या शामिल है, तो जो गाजा सीज फायर प्लान जो उन्होंने प्रपोज किया उसमें एक तो इमीडिएट सीज फायर, और दूसरा है कि 72 आवर्स के अंदर हॉस्टेजेस को रिलीज करना, और थर्ड जो है हमास का ग्रेजुअल डिसआर्ममेंट, फोर्थ इजराइल का ग्रेजुअल विड्रॉल फ्रॉम गाजा, और एक पोस्ट वॉर अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसको ट्रम्प खुद लीड करेंगे। तो अरब और मुस्लिम नेशंस का रिस्पांस क्या है? उन्होंने जैसे कि इजिप्ट हो गया, जॉर्डन, यूएई, इन्होंने जो है प्लान को वेलकम किया है, और कतर ने कहा है कि हमास इस प्रपोजल को रिस्पॉन्सिबली स्टडी करेगा। और जो इसराइल के पीएम है नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि मिलिट्री गाजा में ज़्यादा हिस्सा ऑक्यूपाइड रखेगी, ज़्यादा से ज़्यादा, और वो पैलेस्टीन स्टेट से एग्री नहीं करते। तो हमास के बारे में क्या है कि हमास कंसल्टेशन कर रहा है, पर गाजा के लोगों ने इसे अनरियलिस्टिक प्लान बताया है। और ग्राउंड सिचुएशन क्या है कि इजराइल स्ट्राइक्स और ऑपरेशंस गाजा में उसके लगातार कंटिन्यू है, और अब तक 66,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस की डेथ हो चुकी है जिसमें। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे है महाराष्ट्र कर्नाटका रिपोर्ट मोस्ट नंबर ऑफ फार्मर सुसाइड्स। तो यहाँ पे एनसीआरबी डेटा के बारे में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2023 फार्मर सुसाइड्स डेटा, जिसमें बताया गया है टोटल फार्म सेक्टर सुसाइड्स जो है उनका नंबर 10,786 है। और ये टोटल फार्मर सेक्टर का जो है सुसाइड नंबर है। आउट ऑफ टोटल जो सुसाइड्स हैं 1,71,418, जो कि 6% के आसपास, 6.3% के आसपास होता है। और स्टेट वाइज की बात करें तो महाराष्ट्र में हाईएस्ट है 38.5%, और मोस्टली विदर्भ रीजन और जो मराठवाड़ा कॉटन सोयाबीन बेल्ट है वहां पर। और फिर उसके सेकंड नंबर पे कर्नाटका में 22.5%, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, और जीरो केसेस भी आए हैं स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल। तो जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ब्लेम किया गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसीज के लिए, ये एग्रेरियन स्ट्रेस जो हो रहा है उसकी जिसकी वजह से। और उन्होंने बोला जो 11% की कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी लगी है वो और ज़्यादा क्राइसिस को वर्सन कर देगी, क्योंकि वो डोमेस्टिक जो कॉटन फार्मर्स हैं उनको हर्ट करेगा और अमेरिकन फार्मर्स को बेनिफिट करेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे एनसीआरबी का ही डेटा है क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन के लिए, और ये 2022 से लगभग 9.2% राइज हुआ है। टोटल जो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन आए वो 1,77,335 आए, और ये 2022 से 9.2% ऊपर केसेस थे। क्राइम रेट की बात करें तो 39.9 पर 1 लाख चिल्ड्रन था। और मेजर केसेस जो है किडनैपिंग और एब्डक्शन के हैं लगभग 45%। और जो टॉप 3 स्टेट्स हैं क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में, वो फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे यूपी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे एनसीआरबी के डेटा से रिलेटेड है, बट ये इलीगल माइग्रेशन और फॉरेनर केसेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इलीगल माइग्रेशन के बारे में बोलते हैं कि बिहार में अंडर फॉरेनर्स और या पासपोर्ट एक्ट के अंदर टोटल 5 केसेस हैं सिर्फ। और इंडिया वाइड बात करें तो 2,290 केसेस हैं अंडर जो ये सारे एक्ट हो गए, फॉरेनर्स एक्ट हो गया या पासपोर्ट एक्ट हो गया या इमिग्रेशन एक्ट या सिटीजनशिप एक्ट, इनके अंडर इतने केसेस हैं। टॉप स्टेट्स जो इलीगल इमिग्रेशन वाले कौन से हैं? वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा 1,050 केसेस, त्रिपुरा 277 केसेस, फिर महाराष्ट्र है। इसमें कॉन्विक्ट्स जितने हैं लगभग 21.5% केसेस कॉन्विक्ट्स हैं। और जो टॉप नेशनैलिटीज़ की बात करें तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा वहाँ के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं 59.4%। फिर नेपाल के 13.3%, म्यांमार 10.46%, और पाकिस्तान के 6.5%। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो टॉप स्टेट्स हैं जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर है वो कौन से हैं? यूपी में सबसे ज़्यादा केसेस हैं 224, और जम्मू एंड कश्मीर में फिर उसके बाद 178। तो अब ये एनवायरमेंटल ऑफेंसेस की बात करें अगर, तो एनवायरमेंटल ऑफेंसेस में जो इंक्रीज हुआ है ये 30.4% केसेस का।
और मेजर वो जो लॉज वायलेट किए गए एनवायरमेंटल केसेस में वो सिगरेट्स एंड टोबैको एक्ट हो गया, और लगभग इसमें 85.9% केसेस हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे एनसीआरबी का ही डेटा है रिलेटेड टू रोड एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इन 2023, तो बोला जा रहा है कि जो टोटल एक्सीडेंट 2022 से कंपेयर करें तो 17,261 केसेस ज़्यादा थे, यानी 1.6% का राइज था। जो मोस्ट वल्नरेबल हैं वो टू व्हीलर कैटेगरी के राइडर्स हैं, जिसमें कि टोटल 45.8% ऑफ द टोटल रोड एक्सीडेंट्स कंसिस्ट कर रहा है। और जो टॉप स्टेट जो टू व्हीलर डेथ के लिए है वो तमिलनाडु है, सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ पे हैं, फिर उत्तर प्रदेश है। और मेजर कॉजेज जो बताए जा रहे हैं रोड एक्सीडेंट के लिए, सबसे पहला है स्पीडिंग, जिसमें कि 58.6% केसेस आते हैं। फिर उसके बाद में केयरलेसनेस या डेंजरस ड्राइविंग के केसेस हैं। और पीक टाइम जो ये केसेस का है वो लगभग 6 PM टू 9 PM का है। और टोटल जो है आउट ऑफ टोटल केसेस 20.7% केसेस इस टाइम के बीच में है। तो अदर कॉजेज जो हैं वो बैड वेदर है, अल्कोहल या ड्रग यूज। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया गॉट 8% मोर मानसून रेनफॉल दिस ईयर सेज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉर्मल जितनी मानसून रेनफॉल होती है उससे 8% ज़्यादा हुई है इस बार रेनफॉल। और ये 2001 के बाद जो है फिफ्थ हाईएस्ट रेनफॉल हुई है। और टोटल रेनफॉल की बात करें तो 93.7 सेंटीमीटर हुई है। अक्टूबर में भी बोला ज़्यादा रेन एक्सपेक्टेड है, एक्सेप्ट नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो क्या है ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? आईएमडी बेसिकली इंडिया का ऑफिशियल वेदर और क्लाइमेट एजेंसी है, जो मॉनसून्स, साइक्लोन्स, हीट वेव्स, रेनफॉल, स्टॉर्म या टेम्परेचर इन सब का फोरकास्ट करता है। और ये साइंटिफिक डेटा और वेदर अलर्ट्स प्रोवाइड करके कंट्री को के जो नेचुरल डिजास्टर से उन से बचाने में मदद करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एजेंसी वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, सेंटर डायरेक्ट्स एनजीओज टू सीक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रिन्यूअल। तो क्या है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट? तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बेसिकली जो है ये 2010 में बनाया गया था। और ये रेगुलेट करता है जितने भी फॉरेन डोनेशंस होते हैं या कंट्रीब्यूशंस जो कि एनजीओज रिसीव कर रहा है, कोई मान लीजिए या एसोसिएशन या पॉलिटिकल कोई एंटिटी है, जो भी रिसीव कर रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उसको रेगुलेट करता है। और इंश्योर करता है कि जो फॉरेन फंड्स हैं वो यूज़ ना किए जाएं किसी भी जो इंडिया के अगेंस्ट, नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना यूज़ किए जाएं। और की फीचर्स इसके ये हैं कि जो एनजीओज और एसोसिएशंस हैं उनको एफसीआरए के अंडर रजिस्टर करना होता है लीगली उन्हें फॉरेन डोनेशन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए। और फॉरेन फंड्स जो है वो रिसीव किए जाते हैं एक डेजिग्नेटेड जो एफसीआरए बैंक अकाउंट होता है, जो कि एक एसबीआई की ब्रांच दिल्ली में है, उसमें इनको अकाउंट ओपन करना होता है। और फंड्स को जो है यूज़ नहीं किया जा सकता है किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए या कोई प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है उसके लिए। तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इस चीज़ को मॉनिटर करता है और कंप्लायंस देखता है इसका। और किसी का जो है सस्पेंड कर सकता है या कैंसिल कर सकता है कोई भी रजिस्ट्रेशन अगर वायलेशन हो रहा है तो। और 2020 में एक अमेंडमेंट किया गया था कि जितना टोटल जो रिसीव करेंगे डोनेशन उसका 20% ही सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से यूज़ किया जा सकता है। बाकी जो कोर काम है एनजीओ या एसोसिएशन का वो उसके लिए यूज़ करना है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, आयुष एंड एलोपैथी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर सेज यूनियन मिनिस्टर। तो इंडिया आयुर्वेदा को ग्लोबल लेवल पे प्रमोट कर रहा है और थ्रू एविडेंस बेस्ड रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स। तो गोल क्या है कि एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल बनाना, जहाँ पे एलोपैथी और जो आयुष है वो साथ मिलकर काम करें। बेसिकली इसके अंडर आयुष हेल्थ सेंटर्स, मेडिकल गार्डन्स डेवलप हो रहे हैं। और रिमोट एरियाज में आयुष डॉक्टर हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं। और एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन गुजरात जो है डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर ये ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इस्टेब्लिश किया गया है। मॉडर्न लैब्स, टेस्टिंग, डिजिटल ट्रैकिंग, ये सब एनकरेज किया जा रहा है। और योगा और आयुर्वेदा को एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस में इंटीग्रेट करने के एफर्ट्स चल रहे हैं। टारगेट है कि 2047 तक इंडिया को ग्लोबल हेल्थ लीडर बनाना। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है यूपीएससी के बारे में, 100 साल पूरे हो गए हैं, 100 ईयर जर्नी एज अ गार्जियन ऑफ मेरिटोक्रेसी। तो यूपीएससी का जो फाउंडेशन है वो 1 अक्टूबर 1926 को पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में
हुआ। और प्री इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और जो ली कमीशन है 1924 का, उसने हायर सिविल सर्विसेज के लिए एक इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट करे जाने की इम्पोर्टेंस हाईलाइट की। और फिर उसके बाद 1935 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया और 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है यूपीएससी का प्रेजेंट स्टेटस जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। तो यूपीएससी का मेन रोल है कि जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट की जाए, प्रमोशन और डिसिप्लिन जो है मेंटेन करना। तो आज ये सिविल सर्विसेज इंजीनियरिंग, मेडिकल, फॉरेस्ट और स्टैटिस्टिकल और डाइवर्स कैडर्स में रिक्रूटमेंट जो है देखता है। यहाँ पे जो पिलर्स हैं यूपीएससी के वो क्या क्या हैं? एक तो मेरिट, इंटीग्रिटी और फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। तो यूपीएससी इंश्योर करता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो रिक्रूटमेंट में, कॉन्फिडेंशियलिटी रहे और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जो रूरल और अर्बन एरियाज के लोग हैं, चाहे वो प्रिविलेज्ड हों चाहे वो अनप्रिविलेज्ड हों। और फिलॉसफी जो है इंस्पायर्ड की गई है भगवत गीता से, बोलते हैं ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें 10 से 12 लाख जो है एप्लीकेंट्स प्रीलिम्स के लिए भरते हैं। तो बोलते हैं कि यही जो ऑफिसर्स हैं ये ट्रेन मैनेज करते हैं देश के जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक रिफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस, ये सारा। और सिविल सर्वेंट का जो वर्क है इम्पैक्ट करता है एवरी सिटीजन को, ऑफन अनसीन बट क्रूशियल होता है इनका रोल। और रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइजेशन भी आ रहे हैं इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव किया गया ताकि एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट दिया जाए जो इंटरव्यू स्टेज तक कैंडिडेट्स पहुंचते हैं लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आता। और फ्यूचर फोकस है डिजिटल टेक्नोलॉजी पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इंटीग्रिटी। तो 100 साल के सफ़र में यूपीएससी ने जो है ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और एक्सीलेंस का गोल्ड स्टैंडर्ड सेट किया, ऐसा बोलते हैं। और कमिटमेंट है कि मेंटेन करेगा इंटीग्रिटी, फेयरनेस और एक्सीलेंस वाइल अडाप्टिंग ग्लोबल और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, वुमेन हु फैसिलिटेट रूरल हेल्थ केयर शुड गेट बेटर वेजेस। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो अंशकालीन स्त्री परिचर्स हैं जो महाराष्ट्र में बेसिकली रूरल हेल्थ सिस्टम है वहाँ का, उसमें काम करती हैं और इम्पॉर्टेंट काम करती हैं, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म करती हैं, इनकी रिकॉग्निशन नहीं है उतना। और डिकेड से सर्विस के बाद जो है इनकी जो है 2016 से 3,000 रुपये सैलरी है। और इश्यूज़ ये हैं कि इनकी जॉब सिक्योरिटी और जो पेंशन है या ट्रैवल अलाउंस है इसकी बहुत ज़्यादा कमी है। और 2023 में एक मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर जो है इनका हक माना गया था लेबर कोर्ट ने, लेकिन स्टेट एक्शन अभी भी अधूरा है। और कभी-कभी जेंडर और कास्ट हायरार्की की वजह से इन्हें स्किल्ड काम नहीं दिया जाता है और अंडर वैल्यू किया जाता है। और जो आशा वर्कर्स हैं वो भी वॉलंटियर्स मानी जाती हैं, लेकिन इन्हें भी डिलेड और इनएडिक्वेट इंसेंटिव मिलता है। और दोनों ही बेसिकली आशा वर्कर्स और जो अंशकालीन स्त्री परिचर्स हैं, इन्होंने फेयर पे के लिए, रिकॉग्निशन के लिए और एज अ गवर्नमेंट स्टाफ और सोशल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बार प्रोटेस्ट किया है। और इंडिया हेवीली डिपेंड करता है वुमेन हेल्थ वर्कर्स पर, स्पेशली मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के लिए, इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स के लिए, डिजीज सर्विलेंस के लिए, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। और लेकिन उनको जो बेसिक राइट्स हैं या डिग्निटी है या प्रोटेक्शन है ये नहीं दी जाती। और कई बार स्नेक बाइट्स और एक्सीडेंट जैसे हज़ार्ड के रिस्क में भी बिना इंश्योरेंस या कंपनसेशन के काम करती हैं। तो बोलते हैं इनके लिए वे फॉरवर्ड में कि लिविंग वेजेस, जॉब सिक्योरिटी और सेफ वर्किंग कंडीशन इंश्योर करना ज़रूरी है रूरल हेल्थ सिस्टम के लिए। और इनकी कंट्रीब्यूशन को वैल्यू करना ही बेसिकली इक्विटेबल और इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ डिलीवरी का की है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, रिक्लेम द डिस्ट्रिक्ट एज अ डेमोक्रेटिक कॉमन्स। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट गवर्नेंस की बात की जा रही है जिसमें कि डेमोक्रेसी और इकोनॉमी दोनों ही स्ट्रांग हो। तो यहाँ पे बताया जाता है कि 65% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 35 साल से नीचे की है, इसलिए इंडिया डेमोग्राफिक एडवांटेज फेस कर रहा है। और चैलेंजेस ये हैं कि इनमें से बहुत लोगों के पास इकोनॉमिक और जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम है। तो इसमें बोला जाता है कॉन्सेंट्रेटेड ग्रोथ की प्रॉब्लम बताई जा रही है कि सिटीज़ जो है उनको लैंड एरिया जो है सिर्फ 3% है, लेकिन 60% ऑफ जीडीपी यहीं से आती है, जीडीपी। और कॉरपोरेट
प्रॉफिट्स के बारे में बोलते हैं, कॉर्पोरेट के प्रॉफिट्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो वेजेस हैं वो स्टैग्नेंट हैं। और क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन काफ़ी इसकी वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बहुत कम है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। और जो है इसमें बताते हैं कि गवर्नेंस के बारे में, कि गवर्नेंस बहुत ही सेंट्रलाइज्ड है और लोकल पॉलिटिकल पावर कम है। लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स में मोस्टली जो है एंटाइटलमेंट के मीडिएटर बन गए हैं, डेवलपमेंट लीडर नहीं। और जो कैश बेस्ड पॉलिटिक्स चलती है, यानी कि जो पैसा देने के वादे किए जाते हैं, उसका रिजल्ट बहुत डिमिनिशिंग है। और इससे कोई रियल एम्प्लॉयमेंट या फिर जो है स्ट्रक्चरल चेंज कोई आता नहीं है। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट अप्रोच के बारे में बताती हैं। डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट अप्रोच, जिसमें बोला जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट्स जो है नेचुरल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं और मेजॉरिटी लोग यहीं पे रहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट्स को डेमोक्रेटिक कॉमन्स बनाना चाहिए, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लिए नहीं, बल्कि बेनिफिट्स हों कैसे, कि सिलोज को तोड़ना और आउटकम्स लोकल लेवल पे जो है लोकल लेवल पे ट्रैक किए जाने चाहिए आउटकम्स। रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ की डिस्पैरिटीज़ जो है वो दिखाना कि क्या-क्या है। लोकली रेलेवेंट जो सॉल्यूशंस हैं, लोकली रेलेवेंट सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करना और अकाउंटेबिलिटी और सिविक एंगेजमेंट वो बढ़ाना। तो ये 4 चीज़ें बताती हैं डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट अप्रोच में। तो इसमें और बताते हैं कि जो एलीट्स हैं, उनको लोकल एक्शन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। कैसे? कि जो टॉप के 10% पॉलिटिकल लीडर्स, कॉर्पोरेट्स और इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटरवेंशंस करनी चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट फ्रेमवर्क से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और लोकल इम्पैक्ट कनेक्ट होते हैं। और बोलते हैं जो कोलैबोरेशन है वो भी स्ट्रांग होती है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या सिविल सोसाइटीज़ हैं या प्राइवेट एक्टर्स हैं उनके बीच में। तो विज़न है कि डेमोक्रेसी फर्स्ट अप्रोच जो इकोनॉमिक इंक्लूजन और जो डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिवनेस है उससे दोनों स्ट्रांग होगी। लोकल इंगेजमेंट से जो परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स कम होती है और शेयर्ड नेशनल पर्पस बन सकता है ये। अगर डिस्ट्रिक्ट्स इग्नोर हुए तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो वेस्ट होगा और डेमोक्रेसी जो है वीक होगी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, एंगेजमेंट विद फिशर्स कैन हेल्प विद मैरीन कंजर्वेशन। तो यहाँ पे डुगोंग्स के बारे में है, जो एक मैरीन स्पीशी है, समुद्री जानवर है, जो पहले गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे और गल्फ ऑफ कच्छ और अंडमान और निकोबार में जो है इजीली मिलते थे। लेकिन अब उनकी जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली डिक्लाइन कर रही है, सिर्फ कुछ हंड्रेड्स में बची है। क्योंकि किस वजह से? एक तो पोचिंग की वजह से, क्योंकि लोग उनका शिकार करते हैं, बाई कैच यानी कि फिशिंग नेट्स में जो है फंस जाते हैं, और हैबिटेट लॉस हो रहा है। हैबिटेट लॉस में इनका सी बेड, जो सी ग्रास बेड है, वो खत्म हो रहा है उनका घर, और पॉल्यूशन भी जो है वो बढ़ रहा है, और रिप्रोडक्शन जो है इनका वो भी काफ़ी नेचुरली स्लो रहता है। तो 2022 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डुगोंग कंजर्वेशन पाक बे डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया, जिसमें 12,000 हेक्टेयर सी ग्रास बेड को प्रोटेक्ट किया गया और लोकल लोग और फिशर्स को इन्वॉल्व किया गया। और जो फिशिंग नेट्स में फंस जाते हैं उनको रिलीज़ करने को इनकरेज किया गया। और गवर्नमेंट ने जो है मिल के रिजर्व किया, मैनेज किया लोकल्स के साथ। आईयूसीएन ने भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया, मतलब जो है ये काम ग्लोबली इम्पोर्टेंट माना गया। और अब पाक बे में जो है दुगोंग की पॉपुलेशन, पाक बे में बात करें तो 200 से ज़्यादा है, और अभी भी फ्रेजाइल है, बट होप दिख रही है। टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है कि ड्रोन्स और सैटेलाइट मैपिंग से जो सी ग्रास है और डुगोंग दोनों को ट्रैक किया जाता है। ट्रेडिशनल नॉलेज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिला के काम चलाया जा रहा है। प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, जैसे कि फिशिंग हो गया, या पोर्ट्स या ड्रेजिंग, और पॉल्यूशन जो रिजर्व है उनको थ्रेटन कर रहे हैं। जो क्लाइमेट चेंज है वो भी डुगोंग के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सी टेम्परेचर राइज होता है, एसिडिफिकेशन होता है उससे। और गुजरात और अंडमान में डुगोंग्स कम और पुअरली प्रोटेक्टेड हैं काफ़ी। श्रीलंका के साथ क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि डुगोंग्स वहाँ पे तक माइग्रेट करते हैं, और फंडिंग भी इनकंसिस्टेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसके लिए चाहिए। और लेसन्स क्या मिलते हैं इससे, कि अगर लोकल फिशर्स और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें तो डुगोंग सर्वाइव करेंगे। और इंटरनेशनल सपोर्ट से काम को बूस्ट मिला है, और टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल नॉलेज का कॉम्बो काम का है। ऐसा इस पूरे आर्टिकल में बोलते हैं कि डुगोंग्स को बचाने के लिए जो लोकल कम्युनिटी है, टेक्नोलॉजी, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन।
तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया में पहले लोग कहते थे कि बेटी पढ़ेगी तो क्या करेगी, लेकिन गुजरात के एग्जाम्पल दिखाते हैं कि माइंडसेट चेंज और पॉलिसीज से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। और गुजरात में जब पीएम मोदी सीएम जब थे तो उनके टेन्योर में कन्या केलावनी कैंपेन चलाया गया, जिसमें गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया गया और स्कूल टॉयलेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया गया और पब्लिक और पर्सनल फंड्स से अवेयरनेस और सपोर्ट बनाया गया। तो रिजल्ट ये रहा कि फीमेल लिटरेसी 70% तक पहुंच गया और ड्रॉप आउट्स जो है वो 90% तक कम हो गए। तो गुजरात मॉडल से इंस्पायर्ड जो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो फीमेल फिटिसाइड है या गर्ल्स एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए था। सेक्स रेशियो इम्प्रूव हुआ, 919 से 929 गर्ल्स पर 1000 बॉयज हुआ और एजुकेटेड वुमेन फोर्स में एंट्री और लीडरशिप रोल में बढ़ रही हैं। और बोलते हैं कि एजुकेटेड जो गर्ल्स हैं उनसे जो है एजुकेटेड मदर्स बनती हैं और उससे बेटर चाइल्ड हेल्थ होती है, डिलेड मैरिजेस होंगी और फीवर चिल्ड्रन जो है वो कम होंगे, यानी फर्टिलिटी रेट जो है गिरे कम होगा, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर सकेंगी वो। तो लेसन ये है कि गर्ल्स की एजुकेशन सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं, पूरी सोसाइटी का फ्यूचर बदलती है। फिर जो नेक्स्ट है, वाई इज एनवायरमेंटल सर्विलेंस इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक तो वेस्ट वाटर और एनवायरमेंट सर्विलेंस, इन दोनों के थ्रू जो डिजीज का आउटब्रेक है उसका अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है और उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। डिजीज को कैसे काम करता है कि जो पैथोजेंस हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये इन्फेक्टेड लोगों के स्टूल या यूरिन में जो है स्टूल या यूरिन में आता है। तो जो सीवेज प्लांट है या हॉस्पिटल या रेलवे स्टेशन, इनके टॉयलेट से सैंपल्स जो है कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके ये पैथोजन जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं ये ट्रैक किए जाते हैं। तो होल जीनोम सीक्वेंसिंग से इनका होल जीनोम जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाता है और इससे पैथोजन वेरिएंट आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है कि सिर्फ पेशेंट्स के टेस्ट करने से इन्फेक्शन का रियल पिक्चर नहीं मिलता, वेस्ट वाटर सर्विलेंस करने से इन्फेक्शन जो है 1 वीक पहले जो है सिग्नल इसका मिल जाता है और अर्ली वार्निंग से क्या होता है कि पब्लिक हेल्थ प्लानिंग ईजी हो जाती है और आउटब्रेक जो है प्रिपेयर करना ईजी हो जाता है। तो 40 साल से जो है इस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है, मोर देन 40 इयर्स, कि इसको ट्रैक करने के लिए मीजल्स हो गया, कॉलरा, पोलियो, इन सबको ट्रैक किया जा रहा है। और मुंबई में पोलियो 2001 में जैसे ट्रैक किया गया, कोविड-19 के लिए 5 सिटीज़ में प्रोग्राम चल रहे हैं और जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने 50 सिटीज़ में 10 वायरसेस का सर्विलेंस जो है शुरू कर दिया है। और फ्यूचर बोलते हैं कि जो डेटा शेयरिंग और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल वो इम्प्रूव किए जा रहे हैं और ऑडियो सर्विलेंस प्लस मशीन लर्निंग जैसे नए मॉडल भी इसके लिए आ रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स विड्रॉ फ्रॉम इंडियन इक्विटीज फॉर थर्ड स्टेट मंथ। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या होता है, ये बेसिकली जो वो इन्वेस्टर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिया के स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और अदर फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और ये कोई कंपनी में ओनरशिप होल्ड नहीं करते, सिर्फ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगाते हैं। पर्पस क्या होता है कि इंडियन कंपनीज को फंड मिलता है, स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ और मार्केट कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो वही बोला जा रहा है कि सितंबर 2025 में लगभग 23,885 करोड़ रुपए विड्रॉ किए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। रीज़न क्या रहा? रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो यूएस के टैरिफ्स हैं उनमें अनसर्टेनिटी की वजह से और जो कॉरपोरेट अर्निंग्स हैं वो भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से हाई वैल्यूएशन हो गई स्टॉक्स को, तो स्टॉक्स आना अट्रैक्टिव हो गए। रुपये का डिप्रिशिएशन हो रहा है और रुपये की वैल्यू गिर रही है, डॉलर्स रिटर्न कम हो रहे हैं और ग्लोबल फंड्स इंडिया एलोकेशन कम करके चाइना में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से एफपीआई बाहर जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, सेंटर एक्सटेंड्स रोड टेप एक्सपोर्ट एसओपी प्लान टिल मार्च 2026। तो रोड टेप स्कीम के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। ये भी इसका फुल फॉर्म है बेसिकली रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है जो इंडियन एक्सपोर्टर्स को जो है जिनको टैक्सेस और जो ड्यूटीज़ हैं वो रिफंड करती हैं, जो इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट कॉस्ट में ऐड हो रहे होते हैं। तो गोल है कि इंडियन गुड्स को कॉम्पिटिटिव बनाना ग्लोबल मार्केट में, और स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस दोनों कवर होते हैं जो कि रिफंड नहीं होते अंडर जीएसटी या अदर किसी स्कीम में। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये टैक्स और ड्यूटीज़ रिफंड की जाती हैं।
फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रम्प का 20 पॉइंट पीस प्लान दिया हुआ है। तो 20 पॉइंट पीस प्लान में इनका क्या क्या है? फर्स्ट है कि इमीडिएट सीज फायर हो इसराइल और गाजा के बीच में, और ह्यूमैनिटेरियन एड जो है अलाउ किया जाए ओनली इफ हमास एक्सेप्ट करता है तो। और जो हमास है उसको 72 आवर्स के अंदर जो हॉस्टेजेस हैं वो रिलीज करने होंगे, और तब इसराइल जो है 2000 से ज़्यादा जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज करेगा। और सेकंड बोला हमास को जो है पोस्ट वॉर जो गवर्नेंस होगी उसमें कोई रोल नहीं मिलेगा। और जो इंटरनेशनल फोर्स के बारे में बोला कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स एक डिप्लॉय की जाएगी फॉर सिक्योरिटी एंड पुलिस ट्रेनिंग। और पैलेस्टीनियंस को गाज़ा से मूव नहीं करना होगा। इसराइल गाज़ा या ऑक्यूपाई या एनेक्स नहीं करेगा गाज़ा को। लिमिटेशन क्या है कि कोई भी क्लियर रोड मैप नहीं है पैलेस्टीन स्टेट के लिए, और वेस्ट बैंक को नहीं इसमें कुछ बोला गया है, वो अनटच्ड है। पैलेस्टीनियन जो अथॉरिटीज़ उनको मीनिंगफुल कोई रोल नहीं मिलेगा, और इसराइल वॉर को रिज्यूम कर सकता है कभी भी। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।